Dear students, a very good morning to all of you. क्लास 12th हिस्ट्री में स्टूडेंट्स आज हम रीड करेंगे हमारा चैप्टर रेबल्स एंड द राज द रिवोल्ट ऑफ 1857 कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। 1857 की क्रांति में किस प्रकार से जो रेबल्स थे और किस प्रकार से जो रिवोल्ट था वो एक लॉन्ग वे के ऊपर चला था। तो इसमें हम बात कर रहे थे सिंस द मिड 18th सेंचुरी की, यानी कि 18वीं शताब्दी में जो नवाब थे, जो राजा थे, वो धीरे धीरे हमारे इंडिया से अपनी जो पावर थी वो लॉस्ट कर रहे थे और उनकी जो पास अथॉरिटी थी कि वो किस प्रकार से प्रोविंस में अपने पॉलिटिकल पावर को स्टेब्लिश किए हुए थे, वो सारी की सारी उनकी पावर लॉस होती जा रही थी। ये किस कारण से हो रहा था? क्योंकि जो ब्रिटिश सर थे, जो ब्रिटिश लोग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो धीरे धीरे हमारे इंडिया में अपनी पॉलिटिकल पावर को स्टेब्लिश करती जा रही थी। तो इसी प्रकार से उन्होंने 1757 के बाद की अगर हम बात करें तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद उन्होंने बंगाल को पूरा का पूरा कैप्चर किया, वहाँ पर अपने सबसे पहले पॉलिटिकल पावर को स्टेब्लिश किया और उसके बाद एक लंबा टाइम लगा 1757 से लेके 1857 तक का टाइम, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी के पूरे इंडिया के ऊपर अपनी पॉलिटिकल पावर को स्टेब्लिश किया, साथ में पॉलिसीज ऐसी बनानी शुरू कर दी जिसके कारण जो इंडियंस थे वो लोग उन्होंने रिवोल्ट वगैरह शुरू कर दिया। तो ये हम इसको अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस रिवोल्ट भी कह सकते हैं कि हमारा पहला आज़ादी के लिए किया गया प्रयास भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको एक रिवोल्ट का भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे क्लासेस थी इंडिया में वो सारे के सारे परेशान थे इस चीज़ से। तो कह रहे हैं कि 18th सेंचुरी का मिड चल रहा था जब हमारे राजा और जो नवाब थे वो लोग अपनी पॉलिटिकल पावर और अथॉरिटी को लॉस करते जा रहे थे। अब कह रहे उनकी फ्रीडम जो थी, उनके सैनिक वगैरह थे, हथियार वगैरह थे, वो बैन कर दिए गए थे एंड रिवेन्यू जो किया गया था वहाँ पर कलेक्ट टेरिटरीज में वर टेकन अवे। उनका पूरा का पूरा जो रिवेन्यू वो लेते थे वो सारा का सारा ब्रिटिशर्स के पास चला जाता था। इस प्रकार से इकोनॉमिक लॉस भी हो रहा था हमारे राजाओं को और उनकी जो राजनीतिक रूप से कह सकते हैं उनकी जो पावर थी वो भी उनसे छीनी जा रही थी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पीजेंट्स वगैरह की, किसान वगैरह की, तो ब्रिटिशर्स ने ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट की कि जो किसान थे वो भी सारे के सारे परेशान थे। साथ में कह सकते हैं कि हमारे इंडिया का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं था जो अंग्रेजों की पॉलिसी से परेशान ना हो। इस प्रकार से मैनी रूलिंग फैमिलीज जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई थी झांसी की, उन्होंने ट्राइड किया नेगोशिएट विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट बट दे डिड नॉट गेट सक्सेस। उन्होंने अपने राज्य को बचाने की कोशिश की, जो रानी लक्ष्मीबाई का राज्य था झांसी, और इनके साथ साथ बहुत हमारे ऐसे राजा और नवाब थे जो इस दिशा में, इस डायरेक्शन में काम कर रहे थे कि उनका जो राज्य है, उनके जो प्रोविंस है वो उनके पास ही रहे और अंग्रेजों के पास न जाए। तो इसमें सबसे पहले प्रयास किया गया था रानी की, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, उनके द्वारा। अब उसके बाद नाउ द कंपनी बिगिन टू प्लान टू ब्रिंग एन एंड द मुगल। कंपनी ने डिसाइड किया कि किस प्रकार से जो मुगल डायनेस्टी हमारी चलती आ रही थी 1526 में जब इसको स्टैब्लिश किया गया था बाबर के बाद से, और लास्ट में जब इसका एंड होता है 1857 के रिवोल्ट, जहाँ पर आखिरी जो मुगल नवाब थे वो थे बहादुर शाह जफर सेकंड। तो इसके लिए प्री प्लान बनाया गया कंपनी के द्वारा, ब्रिटिशर्स लोगों के द्वारा, कि किस प्रकार से जो मुगल डायनेस्टी है उसका एंड कर दिया जाए और जो बहादुर शाह जफर है उसके बाद ये जो मुगल वंश का जो राज है वो इंडिया से ख़त्म हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं हम आगे कि कंपनी के द्वारा किए गए जो सारी पॉलिसीज थी वो सिर्फ एक हमारे जो वर्ग को प्लान करके, टारगेट करके प्लान नहीं किए गए थे, बल्कि वो पूरी की पूरी हमारे नीचे तबके से लेके या हमारे लोअर क्लासेस से लेके और हमारे नवाबों तक को प्लान किया गया था इसमें। इसके बाद हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से जो अंग्रेज थे उन्होंने मुगल डायनेस्टी का एंड करने के लिए प्री प्लान किया हुआ था, किस प्रकार की उनकी प्लानिंग चल रही थी। तो उन्होंने टू मेक दिस प्लान सक्सेसफुल, कंपनी के लिए कह रहे हैं उनके बहुत सारे अधिकार थे, जो राइट्स थे जो उन लोगों को मिले हुए थे। इट मीन्स राजाओं को जो पेंशन वगैरह का जो काम चल रहा था वो सारा का सारा उन्होंने बंद कर दिया। इस प्रकार से एक प्री प्लान किया गया कि किस प्रकार से यहाँ से मुगल वंश को ख़त्म किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप उन्होंने क्या उठाया कि मुगल जो किंग थे, द नेम ऑफ द मुगल किंग वॉज रिमूव फ्रॉम द कॉइन्स, कि सिक्कों से जो राजाओं के नेम वगैरह थे वो उन्होंने रिमूव करवा दिए। मिंटेड बाय द कंपनी, जो सिक्के
कंपनी की टकसाल में मिंटेड होते थे, जो वहाँ पर बनते थे, वहाँ से मुगल किंग का जो नाम चल रहा था वो उन्होंने बिल्कुल ही वहाँ से रिमूव करवा दिया। अब कह रहे कि 1849 में इट वॉज अनाउंस्ड that after the death of Bahadur Shah Zafar, the family of the king would be shifted out of the Red Fort and given another place to in Delhi to resign it. कि मुग़ल बादशाह, जो मुग़ल आखिरी नवाब थे बहादुर शाह जफ़र, कहा गया कि अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी जो फैमिली है उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा इस प्लेस से, रेड फोर्ट से, जहाँ पर वो लोग रहते थे, जहाँ पर महल था उनका, और उनको दूसरा कोई स्थान दे दिया जाएगा दिल्ली में रहने के लिए। इस प्रकार से एक अंग्रेज़ों की प्री प्लानिंग चल रही थी कि वो किस प्रकार से मुग़ल डायनेस्टी को इंडिया से रिमूव करें। इसी के रिगार्डिंग 1856 की बात करें तो कंपनी डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग एंड आफ्टर हिज डेथ ही डिसेंडेंट्स वुड बी कॉल्ड प्रिंसेस। कि 1856 में डिसाइड किया कंपनी ने कि किस प्रकार से जो बहादुर शाह जफर हैं वो लास्ट मुगल किंग होंगे इंडिया के, और उनकी डेथ के बाद जो भी उनके सक्सेसर होंगे उनको जो डिसेंडेंट्स होंगे वुड बी कॉल्ड प्रिंसेस। किसी को भी राजा की पदवी नहीं दी जाएगी, किसी को भी राजा नहीं कहेगा, सिर्फ और सिर्फ वो प्रिंस कहे जाएंगे। इस प्रकार से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे 1857 के रिवोल्ट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, उनकी जो प्री प्लानिंग चल रही थी उन्होंने। दूसरा अगर हम बात करें इसमें कि किस प्रकार से कंपनी ने एक दूसरे के साथ अलग अलग जो कॉजेज़ थे उनके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी, कि पॉलिटिकल कॉजेज़ क्या थे, इसके रिलीजियस धार्मिक कारण क्या थे, और जो तात्कालिक कारण था वो क्या था कंपनी का। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम पॉलिटिकल पावर जो स्टेब्लिश की गई थी उसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद बात आती है कि राजनीतिक कारणों में सबसे पहले हम करेंगे सब्सिडरी अलायंस का नाम लेंगे, सहायक संधि प्रणाली। सहायक संधि प्रणाली जो सबसे पहले शुरू की गई थी और इसको एक्सेप्ट करने वाले सबसे पहले जो नवाब थे वो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। उनको फोर्स किया गया था कि इस वो संधि को स्वीकार करें। सबसे पहले बात करेंगे सब्सिडरी अलायंस के बारे में कि क्या थी। अंग्रेजों ने कैसे ट्रीटी की हमारे जो राजा थे नवाब थे उनके साथ, कि आप लोगों को अपने यहाँ से जो आपकी आर्मी है उसको रिमूव कर दीजिए, और जो इंग्लिश जो ब्रिटिश की जो आर्मी है आप उनको अपने स्टेट में, अपने प्रोविंस में रखेंगे। इट मीन्स आपको जो पूरा का पूरा इनका खर्चा होगा वो राजाओं को पूरा का पूरा उसको करना पड़ेगा, और अपने जो सैनिक हैं उनको रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद उनको वचन दिया गया, उनको कहा गया कि जब भी आपके ऊपर कहीं से भी अटैक होता है जो आपके नेबरिंग स्टेट है वहाँ से, तो इसके लिए क्या किया जाएगा कि आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा हमारी जो ब्रिटिश आर्मी है उनके द्वारा। लेकिन बात अगर हम बात करें इसमें तो रियलिटी कहीं और ही शो हो रही थी, और वो किस प्रकार से शो हो रही थी कि जो सहायक संधि थी, सब्सिडरी अलायंस था, वो जो लागू किया गया था उसके पीछे कहीं ना कहीं जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी अपनी ही बेनिफिट चल रहा था। क्योंकि जब भी उनको लग रहा था कि जब भी उनको आर्मी की ज़रूरत होगी तो पूरी की पूरी एक फ़ौज जो तैयार करवाई जा रही है उनके द्वारा, वो उनकी ही हेल्प इसमें करने वाली है। नेक्स्ट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करते हैं, सहायक संधि प्रणाली की बात करते हैं। तो सहायक संधि प्रणाली के बाद नेक्स्ट आती है हड़प की नीति या लैप्स की नीति, दैट इज वी कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसमें क्या किया गया, इसमें अनाउंसमेंट कर दी गई कि कोई भी इंडिया का जो राजा है, नवाब है, या कहीं विदेशी रियासतों से कोई भी लोग हैं, अगर वो उनके बेटा नहीं होता है या उनका कोई हेरिडिटरी आगे नहीं आता है, तो इसमें जो पूरा का पूरा राज्य है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में चलाया जाएगा। और इसी चीज़ के रिगार्डिंग इतने सारे प्रोविंस थे इंडिया के जो कि उन्होंने अपने राज्य में मिला लिए थे, इट मीन्स उनके ऊपर कैप्चर कर लिया था। तो ये दो मेन पॉलिसीज थी जो अडॉप्ट की गई। उसके बाद हम बात करते हैं अवध के बारे में कि किस प्रकार से जो अवध था उसका एनेक्सेशन किया गया था, उसका अधिग्रहण किया गया। क्योंकि सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार की गई अवध के द्वारा, और उसके बाद उनके जो नवाब थे वाजिद अली शाह, उनको रिमूव कर दिया गया। उनसे कहा गया उनके ऊपर कि रूलिंग नहीं कर रहे हैं आप, कुशासन का आरोप लगाकर उनको वहाँ से हटा दिया गया। इस प्रकार से 1856 में अवध का अधिग्रहण कर लिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो इस प्रकार से हम इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार से ऐसे ऐसे पॉलिसीज ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई जो कि क्या कर रही हैं, ऐसी पॉलिसीज अब अडॉप्ट की जा रही हैं जो कि हमारे इंडियन के अगेंस्ट है। साथ में रिलीजियस कारण भी थे, कुछ ऐसे इनके सोशल कॉजेज भी थे,
साथ में एक इमीडिएट कॉजेज के रूप में हमारे पास आता है एनफील्ड राइफल्स का चर्बी वाले जो कारतूस थे वो बनाए गए थे, कि किस प्रकार से चर्बी वाले कारतूस जब हिंदू और मुस्लिम सैनिकों को प्रयोग करने के लिए दिए गए थे, तो वो एक इसका इमीडिएट कॉजेज था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1857 का रिवोल्ट कुछ ऐसे रूमर्स थे और कुछ ऐसी अफवाहें फैलनी शुरू हो गई थी जिसके कारण सैनिकों ने विद्रोह किया, और ये इनको अफवाहें कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि प्रकार के रूमर्स थे जो कहीं ना कहीं देश को आज़ाद करवाने की तरफ लेके जा रहे थे। उसके बाद 10 मई 1857 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मेरठ छावनी में जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह किया, और इसी विद्रोह के कारण स्टार्ट होता है जो हमारा 1857 का जो रिवोल्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। इसी प्रकार से उसके बाद बहादुर शाह जफर जो सेकंड थे उनको अनाउंस कर दिया गया कि हमारे एक लीडर के रूप में कि पूरा का पूरा जो रिवोल्ट है वो हम उन्हीं के नाम पर लड़ने वाले हैं। इस प्रकार से बहादुर शाह जफर के नाम पर 1857 का हमारा रिवोल्ट स्टार्ट हो गया, जिसमें अंग्रेज़ों के द्वारा अपनाई गई अलग अलग नीतियाँ थी, अलग अलग पॉलिसीज थी, जो कहीं ना कहीं हमारे किसानों के लिए भी बहुत नुकसानदायक थी, और एक निचले तबके से लेकर हमारे राजा और जो नवाब थे वो सभी के सभी परेशान थे। तो आज हमने इसमें डिस्कस किया कि 1857 का रिवोल्ट मेरठ छावनी से शुरू हुआ, और उसके बाद क्या क्या इसके कॉजेज थे और किस प्रकार से प्री प्लान किया हुआ था ब्रिटिशर्स के द्वारा जो हमारी मुगल डायनेस्टी वहाँ पर चल रही थी। आई होप आपको चैप्टर जो करवाया मैंने वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।